नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टीव राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बारे में जो भी बेसिक है उसको बताऊंगा और साथ ही में इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी से संबंधित जो भी बेसिक है सबसे पहले देख लेते हैं और उसके बाद फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि घटना कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, घटना जो है वो दो प्रकार की होती है, असंभव घटना और निश्चित घटना। देखिए, असंभव घटना क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक पासा है और पासे को फेंका जाता है और कहा जाता है कि इसमें 7 आने की जो है प्रोबेबिलिटी बताइए या प्रायिकता बताइए। तो देखिए, 7 उसमें नहीं आ सकता है क्योंकि उसमें 1 से लेकर के 6 तक ही गिनतियां होती हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि 7 आने की प्रायिकता बताइए, तो 7 नहीं आ सकता क्योंकि 7 अंक उसमें है ही नहीं। तो ये एक असंभव घटना है। और निश्चित घटना क्या है, जैसे इसमें से कोई अन्य अंक है 1 से लेकर के 6 तक, तो वो सारे अंक आ सकते हैं। तो ये एक निश्चित घटना है। देखिए, इसमें भी जो है जैसे कहा जाए कि 5 आने की प्रायिकता बताइए, तो 5 आएगा ये तो निश्चित है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि हम जो है पासे को उछाले और कहे कि जो है इसमें 5 ही आएगा। तो ये निश्चित नहीं है। यानी कि अगर हम पासे को उछालेंगे तो 5 आ तो सकता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि 5 ही आएगा। तो इस प्रकार से ये निश्चित घटना हो गई। और जो असंभव घटना है, जैसे 7 आने की प्रायिकता कहा जाए, तो वो एक असंभव घटना है। तो यहाँ पर देखिए, असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है, यहाँ पर देखिए प्रायिकता को P से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर E फॉर होता है इवेंट, इवेंट होता है घटना। तो यहाँ पर देखिए, किसी घटना की जो प्रायिकता है वो क्या होती है, अगर असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। और जो निश्चित घटना है, निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ पर देखिए, जो है असंभव घटना और निश्चित घटना के बीच यानी कि 0 और 1 के बीच ही जितनी भी घटनाएं हैं वो घटनाएं घटती हैं। यानी कि सभी की प्रायिकता जो है वो 0 और 1 के बीच में ही आती है, और या तो 0 और 1 के बराबर भी हो सकती है। यानी कि कोई घटना अगर असंभव घटना है तो क्या होगा, वहां पर उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी, और अगर निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। बाकी जो भी घटनाएं हैं वो इन्हीं के बीच में होती हैं, तो यहाँ पर उनकी प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, और 1 और 0 भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इसको इस तरीके से देखिए प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि जो प्रायिकता है, किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है, या तो 0 के बराबर होती है, और 1 से हमेशा छोटी होती है, और या तो 1 के बराबर भी हो सकती है। अब बात करते हैं प्रतिदर्श समष्टि की। तो देखिए, प्रतिदर्श समष्टि को सैंपल स्पेस कहते हैं। इसको जो है हिंदी में कुल घटनाएं भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रतिदर्श समष्टि का मतलब आप लोग अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी प्रतिदर्श समष्टि भी लिखा मिल जाता है, सैंपल स्पेस लिखा मिल जाता है। कुल घटनाएं, अगर कुल घटनाएं जो है लिखा मिल जाता है तब तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर प्रतिदर्श समष्टि लिखकर आ जाए कि प्रतिदर्श समष्टि बताइए, तो वहां पर आप लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि क्या है। तो देखिए, प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है कुल घटनाएं, किसी भी घटना की घटने की कुल घटनाएं कितनी होंगी, ये यहाँ पर जो है प्रतिदर्श समष्टि के अंतर्गत आता है। तो देखिए, प्रतिदर्श समष्टि, जिसको इंग्लिश में सैंपल स्पेस कहते हैं, इसको हिंदी में कुल घटनाएं कहते हैं। मान लीजिए एक पासा को फेंका गया, मान लीजिए एक पासा को अगर फेंका गया और उसमें कहा गया कि प्रतिदर्श समष्टि यानी कि कुल घटनाएं कितनी घट सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 6। यानी कि अगर पासे को फेंका गया तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी अंक आ सकता है। तो यानी कि इसकी कुल घटनाएं कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इस प्रकार से देखिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया, 6 हो गया। लेकिन कहा जाए कि कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं, तो कौन कौन सी घटनाएं में आपको सैंपल स्पेस यानी कि घटनाओं के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, सैंपल स्पेस को यानी कि प्रतिदर्श समष्टि को S से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक पासे की बात की जाए कि एक पासे को अगर फेंका गया तो कुल घटनाएं कितनी घट सकती हैं, किस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6
इस तरीके से ये घटनाएं घट सकती हैं। और देखिए कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है कि कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी या कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं। तो उस स्थिति में जो है घटनाओं के नाम लिखने रहते हैं। और जब कहा जाए कितनी घटनाएं घट सकती हैं या कुल कितनी घटनाएं घटेंगी, तो उस स्थिति में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि जो प्रतिदर्श समष्टि है उनकी कुल संख्या हमको लिखनी रहती है। उसको जो है इस तरीके से देखिए प्रदर्शित करते हैं। यहां पर देखिए इस तरीके से एन एस से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से देखिए स्मॉल एन और ब्रैकेट के अंदर एस कर देते हैं। इसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पासे को अगर जो है ऊपर उछालेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है कुल 6 घटनाएं घटेंगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से घटनाओं के नाम इस तरीके से लिखे जा सकते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब कितनी घटनाएं घट सकती हैं उसमें इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि उनकी संख्या, जो कुल घटनाएं हैं उनकी संख्या यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में लिखेंगे। अब आगे देख लेते हैं। देखिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को निम्न लिखित रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि कोई अगर घटना घटित होती है तो उसकी प्रायिकता को हम किस रूप में या कैसे ज्ञात करते हैं, उसको कैसे परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है पी से इसको प्रदर्शित करते हैं। पीई, ई फॉर इवेंट होता है, इवेंट घटना हिंदी में बोलते हैं, और पी फॉर प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो यहाँ पर पीई से इसको प्रदर्शित करते हैं। और देखिए इवेंट यानी कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि अगर हमको किसी की प्रायिकता निकालनी है किसी भी घटना की, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, और फिर बटे में लिखेंगे प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या, या कह सकते हैं कि कुल घटनाओं की संख्या जो है वो नीचे लिखी जाएगी। तो यहाँ पर जो है ऊपर लिखी जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में लिखी जाएगी कुल घटनाओं की संख्या। तो इस प्रकार से किसी भी घटना की प्रायिकता जो है आसानी से इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एक दो बिंदु और लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा गया है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0, यानी कि कोई भी घटना हो तो उसकी घटना घटने की प्रायिकता जो है वो 0 और 1 के बीच होती है। ये ऊपर हम बता चुके हैं अभी आप लोगों को, जिसमें 0 और 1 भी सम्मिलित होता है। ऊपर अभी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता जो है वो 0 और 1 के बीच में हमेशा होती है, और 0 और 1 भी उसमें सम्मिलित होता है, यानी कि 0 और 1 भी उसकी प्रायिकता हो सकता है। और यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है कि किसी भी घटना के घटित होने और घटित ना होने का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए P फॉर प्रोबेबिलिटी, घटना का होना यानी कि घटना का घटित होना और घटना का ना होना, यहाँ पर दोनों का अगर योग कर दिया जाए तो उनका योग क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर देखिए घटना के घटने को जो है ई से प्रदर्शित किया गया है, और घटना ना होने को जो है माइनस ई से प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर पीई प्लस पी और ई माइनस बराबर 1 होता है, यानी कि घटना के घटने और ना घटने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए कोई सिक्का अगर हम ऊपर उछालेंगे तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा, यानी कि या तो शीर्ष आएगा और या तो क्या आएगा, पुच्छ आएगा, यानी कि पूछ आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता कहा गया। तो यहाँ पर देखिए या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुल घटनाएं 2 हो जाएंगी, और फिर कहा गया शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर शीर्ष यानी कि हेड आने की, तो यहाँ पर देखिए हेड आने की जो है प्रायिकता क्या होगी। तो कुल घटनाएं देखिए यहाँ पर 2 हो रही हैं, और जो है अनुकूल घटना, तो यहाँ पर हेड सिर्फ एक बार आ सकता है, क्योंकि एक सिक्के को उछालेंगे तो सिर्फ एक बार हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, सिक्के को उछालने पर
शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष आने की प्रायिकता। तो देखिए शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो देखिए कुल घटनाएं बटे में लिखेंगे और अनुकूल घटनाएं ऊपर लिखेंगे। तो देखिए अनुकूल घटना यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही आसान है इसको जो है निकालना। यहाँ पर देखिए पुनः एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए ऊपर शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है, तो यहाँ पर देखिए एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पर देखिए कुल घटनाएं 2 हो जाएंगी और अनुकूल घटना यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि शीर्ष आने की प्रायिकता, तो शीर्ष तो देखिए एक ही बार आ सकता है और एक बार ही जो है टेल आएगा। तो यहाँ पर देखिए हेड आने की प्रायिकता कहा गया, तो यहाँ पर जो है इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसकी प्रायिकता निकल आएगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, एक पासे को उछालने पर उसके ऊपरी भाग पर विषम अंक आने की क्या प्रायिकता है। एक पासे को ऊपर उछालने पर उसके ऊपरी भाग पर विषम अंक आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए एक पासे को उछालेंगे तो यहाँ पर देखिए कुल घटनाएं जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए कुल घटनाएं हम पहले लिख लेंगे, कुल घटनाएं, कुल घटनाएं। अब यहाँ पर देखिए घटनाओं के नाम भी लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6। तो इस प्रकार से ये कुल घटनाएं हो जाएंगी। और अब कहा गया है कि पासे को उछालने पर उसके ऊपरी भाग पर विषम अंक आने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर देखिए विषम अंक आने की क्या प्रायिकता है ये निकालना है। तो देखिए विषम इसमें अंक कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 3 विषम अंक हैं। तो यहाँ पर देखिए विषम अंक आने की प्रायिकता हम लिख लेंगे, विषम अंक आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर। तो देखिए विषम अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए 3 अंक हैं विषम, तो यहाँ पर अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। और कुल घटनाएं यहाँ पर लिख चुके हैं, कुल घटनाएं कितनी होंगी, 6 होंगी। तो यहाँ पर अनुकूल घटना बटे कुल घटना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से विषम अंक आने की प्रायिकता निकल आएगी। और अब देखिए यहीं पर हम समझ लेते हैं, इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए विषम अंक आने की प्रायिकता पूछा गया है। अब यहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 6 ये सम अंक हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 जो है अनुकूल घटनाएं हो जाएंगी, तो 3/6 ये भी हो जाएगा। और सरल करेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए भाज्य अगर कहा जाए कि अभाज्य भाज्य पूछा जाए तब भी किया जा सकता है, अभाज्य पूछा जाए तब भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे कहा जाए कि अभाज्य जो है अंकों के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो देखिए अभाज्य अंक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य अंक में 2, 3 और 5 आएगा। यहाँ पर देखिए 1 जो है ये ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। देखिए अभाज्य बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 अंक जो है ये कंफ्यूजन पैदा कर देता है, क्योंकि 1 को ना तो भाज्य के अंतर्गत रखा गया है और ना तो अभाज्य के अंतर्गत रखा गया है, इसीलिए यहाँ पर अभाज्य पूछ लिया जाता है। कुछ लोग यहाँ पर देखिए अभाज्य में इसको भी शामिल कर लेते हैं, तो अभाज्य की संख्या यहाँ पर 1, 2, 3, 4 हो जाती है। जबकि यहाँ पर 1 को छोड़ दिया जाए तो 2, 3 और 5 3 अंक ही रह जाते हैं। तो जो लोग 4 इसको जो है शामिल कर लेते हैं तो 4 अंक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य अंकों के आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगी 3/6 और इस तरीके से सरल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है पासे से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक पासे को फेंकने पर ऊपरी फलक पर 3 से बड़े अंक आने की क्या प्रायिकता है। एक पासे को फेंकने पर ऊपरी फलक पर 3 से बड़े अंक आने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर देखिए एक पासा फेंका जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, उनको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए कुल परिणामों की संख्या बराबर, कुल परिणामों की संख्या देखिए हो जाएगी 6, क्योंकि एक पासा फेंका जा रहा है तो एक पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। और फिर 3 से बड़े
जो अंक हैं, तो 3 से बड़े अंक प्राप्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखिए 3 से बड़े अंक प्राप्त होने वाली संख्याएं। तो देखिए 3 से बड़े अंक प्राप्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए 3 से बड़े यानी कि देखिए 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 6 तक ही संख्याएं पासे में होती हैं। तो 3 से बड़े अंक कौन कौन से हो जाएंगे? 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए अनुकूल जो घटनाएं हैं वो कितनी हो जाएंगी? तो यहाँ पर देखिए अनुकूल घटनाएं हो जाएंगी, अनुकूल घटनाएं यहाँ पर देखिए 3 हो जाएंगी और कुल घटनाएं ऊपर देखिए लिख चुके हैं 6। अब यहाँ पर देखिए 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता हमको निकालना है। तो यहाँ पर 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता निकाल लेंगे। 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता बराबर, आने की प्रायिकता बराबर, तो देखिए 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो यहाँ पर अनुकूल घटनाएं 3 हैं और कुल घटनाएं कितनी है? 6 हैं। अब इसको सरल कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी कि 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनके, देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल 6 है और दूसरा देखिए क्वेश्चन है, ऊपर आने वाले अंकों का योग 11 तथा पहले पासे पर ऊपर 5 आए। ये 2 क्वेश्चन इसी में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 पासों को अगर उछाला जाएगा साथ में तो कुल कितनी घटनाएं घट सकती हैं ये यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए जो है 2 पासों को अगर साथ में उछाला जाएगा तो यहाँ पर कुल 36 घटनाएं घटेंगी और उन 36 घटनाओं को यहाँ पर हम आप लोगों को लिखकर भी बता देते हैं कि कैसे उन 36 घटनाओं को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 36 घटनाओं को इस प्रकार से लिखेंगे। पहले एक को देखिए स्थिर रखेंगे। तो देखिए एक, मान लो एक पासे जो है, एक पासे पर 1 आ सकता है और दूसरे पर भी मान लीजिए 1 आ गया और फिर इसी तरीके से 1 2 कर लेंगे। मान लीजिए एक पर 1 आया और दूसरे पर 2 आया। इसी तरीके से 1 3 कर लेंगे, फिर 1 4, यानी कि अभी 1 को स्थिर रखेंगे, फिर 2 को स्थिर रखेंगे, फिर 3 को, इसी तरीके से 6 तक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, फिर देखिए 1 5 हो जाएगा और फिर 1 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक पासे यानी कि ये 1 नंबर स्थिर रख करके ये इतनी घटनाएं हो गई। फिर यहाँ पर अब जो है 2 अंक को स्थिर रखेंगे, फिर 2 1 2 2 और फिर 2 3 और फिर 2 4 और फिर देखिए 2 5 और फिर 2 6 और फिर इसी तरीके से 3 को स्थिर रखेंगे, 3 1 3 2 3 3 फिर 3 4 और फिर 3 5 और फिर 3 6 और फिर देखिए 4 को स्थिर रखेंगे, 4 1 4 2 4 3 और फिर 4 4 और फिर 4 5 और फिर 4 6 और फिर इधर 5 को स्थिर रखेंगे तो 5 1 और 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 और फिर देखिए 6 को स्थिर रखेंगे तो यहाँ पर 6 1 और 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस तरीके से देखिए ये इतनी घटनाएं घटेंगी अगर 2 पासों को साथ में उछालेंगे। अब यहाँ पर कहा गया है इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनके ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल 6 है। यानी कि यहाँ पर ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल 6 है, ये हमको ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए गुणनफल हम देखेंगे कि किसका किसका 6 है। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर गुणनफल करेंगे तब भी 6 नहीं आएगा, इसका करेंगे तब भी नहीं आएगा, इसका करेंगे तब भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम सारी संख्याओं को चेक करेंगे कि ऊपर जो है दोनों पासों में ऊपर कौन सी ऐसी संख्याएं आ रही कि जिनका गुणनफल
6 आ रहा है। तो देखिए 2 के पहाड़े में पहले यहाँ पर देखिए हम ऐसे अनुमान लगा लेंगे, यानी कि इस प्रकार से सारी घटनाएं अगर हम लिख करके और चेक करेंगे तो हमारा फर्जी टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़े में 6 आता है और 3 के पहाड़े में 6 आता है। तो यहाँ पर देखिए हम सिर्फ ये चीज देखेंगे कि किस किस के पहाड़े में 6 आता है बस, और बाकी चीजों को हम नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 के पहाड़े में भी 6 आएगा, क्योंकि देखिए 1 छक्का 6 होता है। तो यहाँ पर देखिए एक घटना ये घट जाएगी, और उसके बाद फिर देखिए जो है 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 तिहाई 6 होता है। तो यहाँ पर देखिए एक घटना ये हो जाएगी 2 तिहाई 6। उसके बाद 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, तो 3 दूना 6, यानी कि एक घटना ये घट जाएगी। उसके बाद 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता है, इसलिए इसमें कोई घटना नहीं होगी, ना तो इस लाइन में कोई घटना होगी। और फिर देखिए इसमें एक घटना होगी, 6 एकम 6 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक पहली घटना हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के इसमें देखिए 4 घटनाएं घट रही हैं। तो यहाँ पर इसकी जो अनुकूल घटनाएं हैं वो कितनी हो जाएंगी, तो वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल 6 वाले युग्म की संख्या क्या है। ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल 6 वाले युग्मों की संख्या बराबर देखिए कौन कौन से युग्म हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है देखिए 1,6, और फिर दूसरा है देखिए 2,3, और फिर तीसरा देखिए है 3,2, और फिर देखिए चौथा है 6,1। तो इस प्रकार से ये अनुकूल घटनाएं हो जाएंगी। और अब यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो है देखिए कुल घटनाएं अभी लिख ही चुके हैं, कुल घटनाएं 36 हैं। तो यहाँ पर देखिए हम प्रायिकता इसके निकाल लेंगे। आता है प्रायिकता बराबर देखिए पुनः हम नहीं लिख रहे हैं कि ऊपर 6 आने वाले युग्मों की प्रायिकता, यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रायिकता निकाल रहे हैं। डायरेक्ट प्रायिकता यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए अनुकूल यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4/36 हो जाएगा। और फिर इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, और फिर देखिए 4 9 36 होता, तो यहाँ पर बटे में 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1/9 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अभी इसका जो सेकंड पार्ट है वो बचा है, यानी कि ये इसका जो है वो फर्स्ट पार्ट था, अभी सेकंड पार्ट बचा है। तो देखिए सेकंड पार्ट में कहा गया है कि ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 11 तथा पहले पासे पर ऊपर 5 आए। तो देखिए जब कहा गया है कि अंकों का योग 11 हो, तो देखिए अंकों का योग 11 कब हो सकता है, यहाँ पर देखिए एक में देखिए यानी कि कुल मिलाकर के 1 से 6 तक संख्याएं हैं। तो 1 में अगर हम 6 को जोड़ देंगे तो 11 तो होगा नहीं, यानी कि इस लाइन में तो आएगा ही नहीं। यानी कि ये एक हम मौखिक रूप से अनुमान लगा लेते हैं, नहीं तो अगर पूरे अंक हम देख करके सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 में अगर 6 भी जोड़ दें तो 11 हमारा नहीं हो रहा, यानी कि इस लाइन में तो आना संभव ही नहीं है वो युग्म। और उसके बाद फिर देखिए 2 में 6 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, इसमें भी नहीं आ सकता है। 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, इसमें भी नहीं आ सकता है। फिर 4 में देखिए जोड़ेंगे 6 तो 4 और 6 देखिए 10 होगा, इसमें भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पर देखिए इसमें आ सकता है क्योंकि 6 5 11 होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 5 11 होता है, तो यहाँ पर देखिए 6 5 11 यहाँ पर आ रहा है 5 और 6। और यहाँ पर देखिए साथ में कहा गया कि पहले पासे पर ऊपर 5 आए, तो देखिए पहले पासे पर यहाँ पर 5 आ भी रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक ये युग्म मिल रहा है जिसका जो है योग जो है 11 है, और एक युग्म यहाँ पर देखिए ये मिल रहा है जिसका योग जो है 11 है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि पहले पासे पर ऊपर 5 आए, तो यहाँ पर ऐसा युग्म सिर्फ ये है, इसमें देखिए दूसरे पासे पर 5 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पर अनुकूल घटनाएं सिर्फ हो जाएंगी 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही घटना ऐसी घट सकती है। तो अनुकूल घटना 1 हो जाएगी, और कुल घटनाएं तो 36 हैं ही। तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखिए प्रायिकता बराबर, तो यहाँ पर देखिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/3।
36। तो इस प्रकार देखिए 1/36 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आप लोग एक बार इसको और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ऊपर आने वाले अंकों का योग 11 तथा पहले पासे पर जो है ऊपर 5 आए, ये कहा गया है। आप लोग ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए ऊपर आने वाले अंकों का योग 11 तथा पहले पासे पर ऊपर 5 आए, ये कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए अंकों का योग 11, सिर्फ इस और इस लाइन में एक एक युग्म ऐसा है जिसमें अंकों का योग 11 हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक युग्म ये है 6 5 11 और यहाँ पर एक 6 5 11 ये है। लेकिन इसमें भी देखिए एक कंडीशन है कि पहले पासे पर ऊपर 5 आए। तो यहाँ पर देखिए पहले पासे पर ऊपर 5 सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो सिर्फ यहाँ पर अनुकूल घटना 1 बन रही। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल घटना 1 बन रही है और कुल घटनाएं 36 हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/36 आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। तो अगर कहा जाए कि 6 बार चौका मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए चौका मारे जाने की प्रायिकता सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि सब चीजों को यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं अलग अलग, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रायिकता ही निकाल रहे हैं। तो देखिए चौका मारे जाने की प्रायिकता, चौका मारे जाने की प्रायिकता बराबर, चौका मारे जाने की प्रायिकता बराबर। तो देखिए चौका 6 बार मारा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसकी अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर 30 गेंदें खेली गई हैं, तो यहाँ पर देखिए कुल घटनाएं जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। अब इसको सरल कर लेंगे तो देखिए 6 1 कम 6 और 6 पंचे 30, यानी कि 1/5 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। यानी कि चौका मारे जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कहा गया कि चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए कहा गया था जो है अभी इससे पहले जो है एक फार्मूला बताया गया था कि किसी भी घटना के घटित होने और घटित ना होने का योग जो होता है वो 1 होता है। यानी कि यहाँ पर जो है कहा गया है कि चौका मारे जाने की प्रायिकता यानी कि निकाली जा चुकी है। और अब कहा गया कि चौका ना मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए इन दोनों का योग 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए हम चौका मारे जाने की प्रायिकता निकाल चुके हैं, तो चौका ना मारे जाने की प्रायिकता कैसे निकाल लेंगे, उसको अगर हम 1 में से घटा दें तो हमारे चौका ना मारे जाने की प्रायिकता निकल आएगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता, ना मारे जाने की प्रायिकता बराबर, देखिए चौका ना मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी, 1 - 1/5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए दोनों का योग 1 होता है। अब 1 हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर 1 में से अगर जो है इसको घटा दें तो चौका ना मारे जाने की प्रायिकता यहाँ पर निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए 1 में से 1/5 घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 1/5 और 5 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5। तो इस प्रकार से 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इसको किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर आप इस तरीके से ना कर पाए तो इसका एक दूसरा मेथड भी है करने का। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है, यानी कि 6 बार चौका मारती है। और देखिए अगर हम 30 गेंदों में से अगर ये 6 बार जो चौका पड़ा इसको अगर हम घटा दें तो यहाँ पर 24 गेंदें बचेंगी। और 24 गेंदों पर यानी कि चौका नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 24 गेंदों पर चौका नहीं पड़ता है, यानी कि अनुकूल घटनाएं जो हैं वो कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। तो यहाँ पर 24 बटे कुल घटनाएं कितनी हैं,
तो कुल घटनाएं यहाँ पर 30 हैं, यानी कि कुल घटनाओं में 30 ही रखेंगे। और चौका ना मारे जाने की प्रायिकता अगर ज्ञात करनी, तो यहाँ पर देखिए ये 6 जो चौका पड़ रहा है 6 गेंदों पर, इनको हम इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर 24/30 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर इनको सरल कर लेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा और 6 पंचे 30। तो इस प्रकार से 4/5 यहाँ से भी आ जाएगा। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से इसको किया जा सकता है। एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चौका मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौका मारे जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो देखिए अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं हो जाएगा। तो यहाँ पर अनुकूल घटनाएं 6 हैं और कुल घटनाएं 30 है, तो यहाँ पर 6/30 कर लेंगे और इनको सरल कर लेंगे तो 1/5 आ जाएगा। और फिर देखिए चौका ना मारे जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो देखिए किसी भी घटना के घटित होने और घटित ना होने की जो है प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए दोनों का योग 1 होता है और 1 हम यहाँ पर देखिए निकाल चुके हैं, यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो अगर 1 में से हम इसको घटा दें तो देखिए जो है चौका ना मारे जाने की प्रायिकता निकल आएगी। तो वही काम यहाँ पर किया गया, तो यहाँ से देखिए 4/5 निकल आया है। और अब दूसरे तरीके से जो है इसको किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका भी बताए हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए चौका ना मारे जाने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 6 बार चौका मारती है, तो क्या करेंगे 30 में से 6 को पहले घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 26 गेंदें बचेंगी और जो है सारी 24 गेंदें बचेंगी और 24 गेंदों पर देखिए छक्का नहीं पड़ रहा है। तो जो इसकी अनुकूल घटनाएं हैं वो कितनी हो जाएंगी, 24, और कुल घटनाएं 30 ही रहेंगी। तो यहाँ पर 24/30 कर लेंगे और फिर इनको सरल कर लेंगे तो यहाँ से भी 4/5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो यहाँ पर कुल घटनाएं कितनी होंगी, तो यहाँ पर देखिए कुल घटनाएं हो जाएंगी 6, कुल घटनाएं बराबर हो जाएगा 6। और फिर यहाँ पर अनुकूल घटनाएं कितनी होंगी, तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि 5 से छोटी या उसके बराबर। तो देखिए 5 से छोटी जो है संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अनुकूल घटनाएं 4 होंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ा दिया गया है कि 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए उसके बराबर का मतलब यहाँ पर 5 भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 से छोटी जो संख्याएं होंगी वो 1 से लेकर के 4 तक होंगी और फिर 5 से बराबर यानी कि 5 के बराबर कौन सी संख्या होगी, तो वो 5 होगी। तो इस प्रकार से जो अनुकूल घटनाएं हैं वो कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल घटनाओं के अंतर्गत 5 रखेंगे, अनुकूल घटनाएं बराबर 5। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में अगर जरा सा भी कंफ्यूज हो गया तो ये क्वेश्चन भी गलत होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 से छोटी की बात की गई है। तो 5 से छोटी में आप सिर्फ 4 तक संख्याओं को शामिल कर सकते हैं और उसमें देखिए अनुकूल घटनाएं सिर्फ 4 होंगी। जबकि यहाँ पर कहा गया है कि उसके बराबर संख्या यानी कि 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए 5 से छोटी और उसके बराबर का मतलब 5 भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए अब इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर, तो देखिए प्रायिकता यहाँ पर हो जाएगा कुल घटनाएं सारी अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो यहाँ पर अनुकूल घटनाएं कितनी है, 5 हैं और यहाँ पर देखिए कुल घटनाएं कितनी है, 6 हैं। तो इस प्रकार से 5/6 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई का मतलब जब ताश के पत्तों को एक में मिलाते हैं तो उसको ताशों को फेंटना कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए
कुल पत्तियां कितनी हैं, तो देखिए कुल जो है ताश की पत्तियां 52 होती हैं, सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर देखिए कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं, कुल परिणामों की संख्या बराबर, कुल परिणामों की संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगी देखिए 52, क्योंकि 52 पत्ते होते हैं। अब यहाँ पर देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है, तो देखिए बादशाह, यहाँ पर इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए बादशाह जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो वो बादशाह के जो पत्तों की संख्या होती है उसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगा बादशाहों की संख्या बराबर बादशाहों की संख्या, और बादशाहों की संख्या देखिए कितनी है, 4 है। तो इस प्रकार से देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी, प्रायिकता बराबर, तो देखिए प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो यहाँ पर 4/52 हो जाएगा। और अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, और फिर 4 एकम 4 और 4 3 12, यानी कि यहाँ पर 1/13 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक सिक्के को अगर हम 2 बार उछालेंगे, तो देखिए एक बार उछालेंगे तो देखिए कुल परिणाम कितने होंगे, 2 होंगे। और अगर 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, तो वो 4 हो जाएगी। यानी कि देखिए कौन कौन से 4 परिणाम होंगे। देखिए एक में मान लीजिए एक सिक्का है, तो एक बार मान लीजिए हेड आया, और एक बार मान लीजिए फिर हेड आया, यानी कि दोनों में मान लीजिए हेड आ गया, और एक बार मान लीजिए दोनों में टेल आ गया, और इस तरीके से एक में मान लीजिए टेल आया और एक में हेड आया, और फिर एक में हेड और एक में टेल आया। इस तरीके से ये कुल 4 घटनाएं हो सकती हैं। यानी कि दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, एक में हेड और एक में टेल आ सकता है, एक में जो है टेल और एक में हेड। इस तरीके से ये कुल 4 घटनाएं घट सकती हैं। और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कम से कम एक चित्त, देखिए कम से कम एक चित्त, चित्त मीन्स क्या होता है, हेड। तो यहाँ पर देखिए हेड इसमें भी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि कम से कम एक चित्त। तो यहाँ पर देखिए कम से कम एक चित्त तो आ ही रहा, दोनों में आ रहा है तो एक तो आ ही रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, और इसमें भी हेड आ रहा है। तो यहाँ से हम जो है देख करके ज्ञात कर सकते हैं कि जो अनुकूल परिणामों की संख्या वो कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, परिणामों की संख्या बराबर। तो देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हो जाएगी, और कुल परिणाम देखिए कितने हैं, तो कुल परिणाम यहाँ पर देखिए 4 हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको प्रायिकता इसकी ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, तो देखिए प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पर अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो यानी कि यहाँ पर 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए कुल 4 घटनाएं होंगी, यानी कि एक बार उछालेंगे तो 2 घटनाएं होंगी, और दोबारा जब उछालेंगे तो 2 घटनाएं और होंगी, तो कुल मिलाकर के 4 घटनाएं होंगी। तो यहाँ पर देखिए 4 घटनाएं जो होंगी उसमें कहा गया है कि कम से कम एक चित्त, यानी कि कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हेड यहाँ पर भी आ रहा है, हेड यहाँ पर भी आ रहा है, और हेड यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस प्रकार से अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसकी प्रायिकता अगर निकालना है तो अनुकूल बटे कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल घटना बटे कुल घटना हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर कहा जाता है कि कम से कम एक बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तब भी उसकी प्रायिकता इसी तरीके से निकालते। यहाँ पर देखिए पट आने की प्रायिकता भी क्या हो जाती, यहाँ पर 1 2
3, यानी कि 3 इसके जो है अनुकूल घटनाएं हो जाती है, तो 3/4 इसका भी आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। यदि एक पेन यदृच्छया चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या है। यानी कि किसी कारण से कहा गया है कि 12 खराब पेन हैं वो 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। यदि एक पेन यदृच्छया चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या है। यानी कि यहाँ पर देख करके नहीं चुनना है कि ये खराब है कि अच्छा पेन है। आप स्वतंत्र रूप में इसको अगर निकाल रहे हैं, यानी कि देख करके आप नहीं निकाल रहे हैं कि अच्छा है कि खराब पेन है, तो उसमें जो है कहा गया है कि अच्छे होने की, यानी कि जो पेन आप एक निकाल रहे हैं उसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या है ये निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुल परिणामों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, तो दोनों को मिला करके ही कुल परिणाम ज्ञात किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कुल परिणामों की संख्या बराबर कुल परिणामों की संख्या बराबर, तो देखिए कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी 12 + 132, यानी कि अच्छे और खराब पेन दोनों मिला दिए जाएंगे तो ये कुल घटनाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 144 हो जाएगा। और फिर कहा गया है कि देखिए यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या निकाल ली है और फिर देखिए हम क्या करेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए अच्छे जो पेन है वो इसकी अनुकूल घटना हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर परिणामों की संख्या बराबर। तो देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 132, क्योंकि 132 अच्छे पेन हैं तो 132 बार अच्छे पेन निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या जो है वो हो जाएगी 132। अब हमको क्या करना है इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो यहाँ पर 132 बटे 144 कर लेंगे, 132 बटे 144। और अब इसको जो है 12 से काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर 12 से इसको काटेंगे तो 12 एकम 12 और फिर 12 एकम 12, यानी कि ऊपर 11 आ जाएगा। और फिर बटे में देखिए 12 बरहियम 144 होता है, तो यहाँ पर देखिए 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 11/12 ही इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो अच्छे पेन होने की प्रायिकता है वो कितनी आ जाएगी 11/12। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रायिकता इस वीडियो के बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।